हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य शिक्षण का क्या अर्थ है। आज के युग में गद्य साहित्य की सशक्त और महत्वपूर्ण विधा है। वस्तुतः साहित्य को गद्य तथा पद दो भागों में व्यक्त किया गया है। पद छंदोबद्ध रचना है, परंतु गद्य छंदहीन रचना मानी गई है। जहाँ पद में लय, अलंकार, छंद, रस आदि होते हैं, वहीं गद्य में इन तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। गद्य में केवल तथ्यों तथा विचारों की प्रधानता होती है। हम गद्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि गद्य रचना में भाषा के माध्यम से ज्यों के त्यों विचार व्यक्त किए जाते हैं तथा गद्य में बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहानी को परिभाषित करें तथा इसके तत्व बताएं। कहानी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आधुनिक साहित्य में कहानी एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इसके आकार में लघुता होती है तथा यह मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई संदेश अवश्य देती है। संस्कृत तथा हिंदी में कहानी के लिए आख्यान, कथा, गल्प आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, लेकिन जिस रूप में आज कहानी का प्रचलन है वह पाश्चात्य साहित्य की देन मानी जाती है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों में कहानियाँ मिल जाती हैं, परंतु प्राचीन साहित्य से आज की कहानी साहित्य काफ़ी भिन्न है। यदि इसके हम जो है तत्वों की बात करें तो पहला है कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन यानी कि संवाद, चौथा है देश काल यानी कि वातावरण, पांचवा है उद्देश्य, छठा भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास को परिभाषित कीजिए तथा इसके तत्व लिखिए। तो गद्य विधाओं में उपन्यास का विशेष महत्व है। यह मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य है। इसमें व्यापक जीवन के सभी पक्षों का कथा के माध्यम से वर्णन किया जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधा रही है। यह लोक मंगल की भावना के साथ साथ लोकरंजन भी करता है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं व्यक्तियों तथा उनके व्यापारों का लेखा जोखा रहता है। रागात्मक प्रवृत्तियों से संबंध होने के कारण उपन्यास तथा साहित्य में विशेष महत्व रखता है। हिंदी में उपन्यास उप तथा न्यास दो शब्दों के मेल से बना है। उप एक उपसर्ग है तथा इसका अर्थ होता है समीप, सामने, संगति या युक्ति। न्यास का अर्थ है धरोहर। अतः उपन्यास की व्युत्पत्ति जो है लभ्य अर्थ होगा एक ऐसी रचना जिसमें वर्णित मूल तथ्य एवं कथानक को लेखक समाज से उसी धरोहर के रूप में अपने पास रखता है। वह अपनी रागात्मक अनुभूति द्वारा उसे सजा सवार कर समाज को वापस लौटा देता है। उपन्यास के तत्वों की बात करें तो पहला है कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल, पांचवा उद्देश्य, छठा भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निबंध को परिभाषित करें तथा उसके तत्व लिखिए। देखिए, निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संवार कर सीना। प्राचीन काल में हस्तलिखित ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस जो प्रक्रिया को निबंध कहते थे। धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा। वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता था निबंध कहलाने लगा। किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अलग ही अर्थ है। आज निबंध अंग्रेजी में ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार निबंध में नए अर्थ जुड़े हैं और अनावश्यक अर्थों का त्याग किया गया है। हिंदी में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य की वह विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। कविता की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन होता है और गद्य की अपेक्षा निबंध लिखना। इसका कारण यह है कि निबंध में विचारों को एक सुनिश्चित क्रम में ठूस कर रखा जाता है। निबंध के लेखन के लिए अध्ययन और विषय का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं कारणों से हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। यदि निबंध के तत्वों की बात करें तो पहला है जो इसका तत्व है सुगठितता, दूसरा है लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता, तीसरा है स्वतः पूर्ण विषय वस्तु, चौथा है विचार श्रृंखला, पांचवा है रोचकता और सजीवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नाटक को परिभाषित करें तथा इसके तत्व बताएं। देखिए, आचार्य भरत ने नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी है। इधर आचार्य रामचंद्र ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक की मूल धातु नृत्य को माना है। उन्होंने नट को माना था, इन्होंने नृत्य को। आचार्य धनंजय के अनुसार नृत्य ताल और लय के समन्वित रूप का नाम ही नाटक है।
पुनः धनंजय ने कहा है कि अवस्था विशेष का अनुकरण ही नाटक है। वे कहते हैं कि अवस्थानुकृति नाट्यम। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक को अभिनय कहकर नाटक की अभिनयता पर विशेष बल दिया है। उपयुक्त विवेचन के पश्चात नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वह अभिनय ही नाटक है जिसमें विभिन्न एवं विविध प्रकार की अवस्थाओं का संगीतात्मक एवं रसाश्रित अनुकरण होता है। नाटक के तत्व की बात करें तो पहला है कथानक कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल यानी वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा उद्देश्य और जो सातवां है वो है अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एकांकी को परिभाषित कीजिए और इसके तत्व लिखिए। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक का एक ऐसा रूप है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। यह अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का पर्यायवाची है। पाश्चात्य साहित्य के भाव से एकांकी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम धर्म प्रचार के लिए पश्चिम में एकांकी का आश्रय लिया गया। धीरे धीरे मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। एकांकी में भी नाटक की तरह अभिनय प्रमुख होता है। आज एकांकी का ही अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से अलग विशेषताएं हैं। उनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का शमन करती हुई चरम सीमा पर पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभावों में प्रत्येक घटना कली की बाती खिलकर पुष्प की बाती विकसित हो उठती है। एकांकी के तत्व की बात करें तो पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और चित्रण, तीसरा है देश काल या वातावरण, चौथा है संवाद, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य, सातवां अभिनेता या फिर दृश्य विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवनी का परिभाषित कीजिए जिसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। देखिए, कला के रूप में जीवनी का विकास आधुनिक युग की देन है। प्राचीन एवं मध्य युग में जीवनियाँ किसी विशेष मत के प्रतिपादन के लिए लिखी जाती थी। जैसे ईसाई जीवन के गुणों पर प्रकाश डालने के लिए किसी संत विशेष की जीवनी प्रस्तुत की जाती थी। 18वीं शताब्दी में जीवनी का पूर्ण रूपेण विकास हुआ। इस काल में जॉनसन ने जीवनी को नवीन एवं आधुनिक रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है, ड्राइडन ने सर्वप्रथम 1683 में जीवनी यानी कि बायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इसे विशेष व्यक्तियों के जीवन का इतिहास कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा को परिभाषित कीजिए। देखिए, आत्मकथा का तो मतलब क्या होता है, खुद के द्वारा लिखी गई कथा। और बायोग्राफी का मतलब क्या है, जीवनी का मतलब किसी और के द्वारा किसी और के बारे में लिखना। अब आत्मकथा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा शब्द आत्मा प्लस कथा दो शब्दों के संयोग से बना है। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा, अपनी कहानी। जब लेखक अपने जीवन का वर्णन स्वयं करता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें लेखक अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने महत्व को प्रदर्शित करता है। इसमें जीवन के गुण व अवगुण दोनों पर समान रूप से दृष्टि डाली जाती है। तात्पर्य है कि जीवन की अच्छाई एवं बुराई दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। लेखक मैं शैली अपनाकर जीवन का व्यापक एवं सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब आत्मकथा खुद के लिए लिखी जाती है, जीवनी किसी और के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताएं। देखिए, आत्मकथा का संबंध स्वयं भोक्ता से होता है जबकि जीवनी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से। आत्मकथा का लेखक स्वयं संबंधित व्यक्ति अर्थात भोक्ता होता है जबकि जीवनी का लेखक कोई दूसरा होता है। यानी कि जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा खुद के द्वारा। आत्मकथा किसी की भी हो सकती है जबकि जीवनी प्रायः विख्यात व्यक्तियों की लिखी जाती है, यानी कि जो फेमस हैं, प्रसिद्ध उनकी। दूसरे शब्दों में प्रसिद्धि की अनिवार्यता आत्मकथा के लिए नहीं है, परंतु जीवनी की पहली शर्त यही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रेखा चित्र को परिभाषित कीजिए और इसके तत्व लिखिए। देखिए, रेखा चित्र गद्य की नवीनतम विधा है, साथ ही अन्य सभी विधाओं से भिन्न है। रेखा चित्र शब्द रेखा प्लस चित्र के संयोग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है रेखाओं की सहायता से बनाया गया चित्र। यह शब्द चित्रकला से संबंधित है क्योंकि चित्रकला में किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र रेखाओं द्वारा अंकित किया जाता है। आजकल साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। साहित्य में रेखा चित्र से तात्पर्य है सरल तथा संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का अंकन करना। इस प्रकार रेखा चित्र शब्द चित्रकला एवं साहित्य दोनों के योग का प्रतिफल है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेखा चित्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा गया कि जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका के
कला में स्पर्श से ही चित्रपटल पर अंकित जो है रेखाओं में से कुछ अधिक उभरी हुई रेखाओं को संवार कर एक सजीव रूप प्रदान कर देता है। उसी प्रकार रेखा चित्रकार जो है मनपटल पर जो है विशृंखल रूप से लिखी हुई सत सत स्मृति रेखाओं में से उभरी हुई स्मरणीय रेखाओं को अपनी कला की तुलिका से स्वानुभूति के रंग में रंजित कर जीते जागते शब्द चित्र में परिणत कर देता है। यही शब्द रेख जो चित्र रेखा चित्र कहलाता है। इसके तत्वों की बात करें तो पहला विषय वस्तु, दूसरा चित्रात्मकता, तीसरा सरसता, चौथा संस्मरणात्मकता, पांचवा लेखक का निजीपन, छठा उद्देश्य, सातवां भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। संस्मरण को परिभाषित करें और इसका तत्व लिखें। संस्मरण हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा है। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के शब्दों में भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपने कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में व्यक्त करता है तब उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण प्रायः महान व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं। इनका संबंध देश काल तथा पात्र दोनों से होता है। इसमें लेखक जो है वर्णय विषय के साथ साथ अपने विषय में भी कुछ न कुछ कहता चलता है। इसमें शैली निश्चित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि संस्मरण किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसमें लेखक जैसा दिखता है, अनुभव करता है, वैसा ही वर्णन करता है। इसके तत्वों की बात करें, पहला है वर्णय विषय, दूसरा है परिवेश तथा वातावरण, तीसरा पात्रों का चित्रण, चौथा स्मृति का अंकन, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गद्य शिक्षण के सोपान लिखिए। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट है तीसरे की बात करें वो है कक्षा कार्य निरीक्षण, चौथा है आवृत्ति, पांचवा गृह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। पद शिक्षण का क्या अर्थ है। साहित्य के दो प्रमुख रूप हैं, गद्य और पद। छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं और परंतु छंदोबद्ध रचना को पद कहते हैं। कभी कभी कविता छंद रहित भी हो सकती है। जहाँ पद में अलंकार, छंद, लय, रस आदि की रचना होती है, वहाँ गद्य में इनका कोई स्थान नहीं है। आज विद्वान पद और कविता को एक रूप में मानते हैं। पद अर्थात कविता पाठक के मन को अत्यधिक आनंदभूति प्रदान करती है। आनंदभूति के लिए कविता पढ़ी व समझी जाती है। इसलिए कहा गया है कि कविता जीवन के अनुभवों की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संप्रेषण कौशल का क्या अर्थ है। इसको आपको जो है व्याख्या करनी है। संप्रेषण शब्द का अर्थ है प्रकटीकरण अथवा प्रकट करने का भाव। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों, विचारों, अनुभवों तथा उद्देश्यों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। इसी को हम संप्रेषण कहते हैं। इसके लिए अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में संप्रेषण का विशेष महत्व है। यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण तथा लिखित संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्याकरण शिक्षण से क्या अभिप्राय है। इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि व्याकरण शिक्षण क्या होता है। तो व्याकरण द्वारा ही भाषा का शुद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण के प्रयोग के कारण ही हम पाठ्य सामग्री को भली प्रकार से समझ सकते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अतः संस्कृत के अधिकांश व्याकरणिक नियम हिंदी भाषा पर लागू होते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार रचित कृति ही सफल कही जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं के समूह को व्याकरण कहते हैं। वस्तुतः भाषा भावी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए नियमबद्ध करना जरूरी है और यह सब व्याकरण से ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है। तो व्याकरण भाषा की सहायक है। वह भाषा के वर्णों तथा शब्दों को वाक्य से जोड़ता है। भाषा रूपी भवन का निर्माण करने के लिए शब्द यदि ईंट है तो व्याकरण सीमेंट है। व्याकरण का इसलिए विशेष महत्व है कि वह भाषा को व्यवस्थित करता है, भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण की सहायता से हम वर्ण रचना, शब्द रचना, वाक्य रचना, भाषा व्यवस्था से संबंधित नियमों और सिद्धांतों को जान सकते हैं। यूँ तो प्रत्येक बालक बालिका अनुकरण द्वारा भाषा को सीख लेते हैं, परंतु वे उसे व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु आगे चलकर शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्याकरण के उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्याकरण शिक्षण से बच्चे
शुद्ध वर्ण, शुद्ध शब्द रूप, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण शिक्षण वाक्य रचना के नियमों से अवगत कराता है तथा स्वराघात तथा बलाघात का ध्यान रखते हुए बच्चे भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति में शुद्धता आती है और बच्चे शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वाक्य को परिभाषित करें। तो भाषा का मुख्य कार्य अभिव्यक्ति है। मानव जो भी सोचता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है वह सब वाक्य के माध्यम से होता है। एक विचार को पूर्णतया से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसलिए वाक्य को भाषा की सहज और प्रथम इकाई कहा गया है। विद्वानों ने व्याकरण के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा दी गई जो है परिभाषा जो है विशेष महत्व रखती है। इन्होंने क्या कहा है कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है। इसमें एक या अधिक शब्द हो जिनमें एक या एक अधिक शब्द हो जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या फिर अपूर्ण हो, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही परोक्ष रूप से कम एक क्रिया का भाव अवश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य के अंगों पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्राय वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में सीता उद्देश्य है क्योंकि यह सीता के बारे में कहा गया है। वह पुस्तक पढ़ती है विधेय है क्योंकि सीता के बारे में बताया गया है। वह पुस्तक पढ़ती है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है और विधेयक का भी। हमारी कक्षा की छात्रा सीता गणित की पुस्तक पढ़ती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किया गया है और विधेयक का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। यानी कि वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधान वाक्य, विशेषद्वय वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। दूसरा संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। तीसरा है मिश्रण वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से होती है तथा इसमें एक प्रधान तथा गौण वाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वाक्य विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वाक्य के अंगों को अलग अलग करके उनके आपसी संबंधों का विश्लेषण करना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसे वाक्य विग्रह भी कहते हैं। वाक्य विश्लेषण का साधारण वाक्य भी कहा जा सकता है। संयुक्त वाक्य का भी, मिश्र वाक्य का भी। एक उदाहरण देखिए, स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए एक बहुत कम सोचता है। इस वाक्य में व्यक्ति उद्देश्य है और स्वार्थी शब्द इसका विस्तारक है। देश हित के लिए मुख्य कारकीय पद है, कम क्रिया विशेषण है और बहुत इसका विस्तारक है, सोचते हैं क्रियापद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वाक्य संश्लेषण। पहला जो विश्लेषण था ये संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, संश्लेषण का अर्थ होता है मिलाकर एक करना, अर्थात अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में गूंथना ही संश्लेषण कहलाता है। यह विश्लेषण के ठीक विपरीत होता है। विश्लेषण में तो वाक्य के पदों को अलग अलग करते हैं, परंतु संश्लेषण में उनके वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, मोहन दिल्ली गया। दिल्ली में उसका मित्र रहता था। उसके मित्र का नाम राधेश्याम था। अगर इसको संश्लेषण में लिखना है तो अलग अलग करने की बजाय एक साथ लिख सकते हैं कि मोहन अपने दिल्ली निवासी मित्र राधेश्याम से मिलने दिल्ली गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वाक्य रचनांतरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य से बदलना ही वाक्य रचनांतरण कहा जाता है। इसे वाक्य परिवर्तन भी कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन 6 प्रकार का माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से यह 7 प्रकार का माना जाता है और वाच्य की दृष्टि से 3 प्रकार का माना जाता है। साधारण वाक्य की बात करें, बच्चा रोते रोते सो गया। संयुक्त वाक्य की बात करें, तुम बाहर गए और वह सो गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसमें साधारण वाक्य बनेगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पदबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसे बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। इस वाक्य में एक बहुत सुंदर बच्चा पदबंध है। यहाँ बच्चा शब्द शीर्ष पद है, शेष सभी पद उस पर आश्रित हैं। पदबंध की व्याकरणिक भूमिका पहचानने से शीर्ष पद की पहचान होती है। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पद को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। देखिए, भाषा विज्ञान में यह स्वीकार किया गया है कि शब्द ही भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु शब्द का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। जब कोई शब्द व्याकरण में प्रयुक्त होने योग्य तथा व्याकरणिक क्षमता प्राप्त कर लेता है तब उसे पद कहते हैं, और शब्द से अधिक पद का महत्व माना जाता है, यानी कि शब्द से अधिक जो है पद का महत्व होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने उचित लिखा है कि कोई भी शब्द जब तक पद नहीं बन जाएगा उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, यानी कि जब तक पद नहीं बन पाएगा उसका प्रयोग नहीं होगा। पद बनने के लिए शब्द में कुछ विशेष अर्थों के बोधक प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनके लगाने पर ही वह शब्द प्रयोग के योग्य बनता है। उदाहरण के रूप में राम, रावण, बाण मारना आदि सभी शब्द हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य हो जाएंगे तो वाक्य बनेंगे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। समास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समास क्या है? वर्णों के मेल से संधि होती है और शब्दों के मेल से समास बनता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक समासिक पद की रचना करते हैं तो उसे समास यानी कि समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में राजा का पुत्र, राजपुत्र, यह एक स्वतंत्र समासिक शब्द है। हिंदी में समास की प्रक्रिया संस्कृत से में आई है। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, शब्द की जो शक्ति उसके मुख्य और प्रत्यक्ष जो है स्वभावगत अर्थ को प्रकट करती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से जिस साक्षात अर्थ का बोध होता है वह वाचक अर्थ है, उसका बोध कराने वाला वाचक शब्द है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त होने वाले अर्थ को वाचार्थ, मुख्यार्थ अथवा आभेदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में गुलाब का अर्थ एक जाति का फूल है, गाय का अर्थ एक पशु जाति है का प्राणी है, और पुस्तक का अर्थ पढ़ने के काम आने वाली एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए। जब वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को ग्रहण करने में बाधा जो है प्रस्तुत हो जाती है तथा किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है और वह अन्य अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित तथा उसी के कारण प्राप्त होता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है। लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। उदाहरण के रूप में यह कहना है कि मोहन चौकन्ना है तो इस वाक्य में 4 कानों वाले होने का अर्थ नहीं निकलता। इसका जो है लक्ष्यार्थ है कि सावधान व्यक्ति, अर्थात जो लक्षणों के अनुसार 4 और सावधान हो वह चौकन्ना है। लक्ष्यों के अनेक भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्यंजना शब्द शक्ति की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों से प्राप्त होने वाले अर्थ के बोध के बाद अन्य अर्थ का बोध जिस शब्द शक्ति से होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का बोध होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य डूब रहा है, इसका मुख्यार्थ है सूर्य का छिप जाना, लक्ष्यार्थ होगा संध्या हो गई है, और व्यंग्यार्थ होगा कि मुझे काम खत्म करके घर जाना होगा, अर्थात मुझे अब संध्याकालीन पूजा करनी है। देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि पद किसे कहते हैं। क्वेश्चन अगर ये भी आ जाता है पद किसे कहते हैं, तो जब कोई पद वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर लेता है तो उसे पद कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए जो है योग्यता धारण करता है उसे पद कहते हैं। शब्द और पद में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर नरेश मिश्रा ने स्वीकारा है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने वाले व्याकरणिक क्षमता वाले शब्द को पद कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी परिभाषा की बात करें पद की, तो विभक्ति, प्रत्यय आदि से युक्त होने पर और वाक्य में प्रयुक्त हो सकने की क्षमता प्राप्त कर लेने पर शब्द ही पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह अर्थबोध व भाव बोध की क्षमता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विकारी पदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, वे पद जिनमें विकार एवं परिवर्तन आता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये सभी विकारी पद हैं।
जैसे संज्ञा पद में लड़की से लड़कियां, सर्वनाम पद में वह से वे, विशेषण पद में लंबा से लंबे, तथा विशेषण पद में जैसे खाता से खाया में लिंग वचन कारक से विकार उत्पन्न हो गया। इस प्रकार जब पदों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन आता है तो अविकारी पदों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अविकारी पद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वे शब्द जो हमेशा एक जैसे रहते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी पद कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है क्योंकि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, संबंध बोधक आगे पीछे, समुच्चय बोध और एवं विस्मयादि बोधक अरे हे आदि सभी अविकारी पद हैं। उदाहरण के लिए रोगी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञा शब्द की परिभाषा दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम एक व्यक्ति का नाम है और पुस्तक एक वस्तु है, इसलिए दोनों ही संज्ञा पद हैं। संज्ञा पद के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक, 5वां द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सर्वनाम की परिभाषा व भेद बताएं। देखिए, सर्वनाम शब्द सर्व और नाम शब्दों से मिलने से बना है। इसका अर्थ है सबका नाम। सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम होता है। संसार में सजीव, निर्जीव, ज्ञात, अज्ञात सभी शब्दों के नाम पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सर्वनाम की परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, मेरा आदि। इसके अगर 6 भेद होते हैं। भेदों की बात करें तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विशेषण की परिभाषा दीजिए और इसके भेद बताइए। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा में काला घोड़े की क्या है विशेषता है। इस प्रकार मैले कपड़े, मैला शब्द कपड़े की क्या विशेषता है। इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्रिया की परिभाषा व भेद बताएं। देखिए, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। इस वाक्य में पढ़ना क्या है, क्रिया है। संक्षेप में क्रिया की भाषा इस प्रकार होगी, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्रिया विशेषण का सोदाहरण परिचय दीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी चलो, तो इस वाक्य में जल्दी जल्दी शब्द चलो क्रिया की क्या विशेषता है, इसलिए जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। अतः यह कहा जा सकता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संबंध बोधक की परिभाषा व भेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, संबंध बोधक की परिभाषा व भेद लिखिए। देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय अपने पूर्व के पद के साथ संबंध जोड़ता है। इस पद के पहले किसी न किसी पद की अपेक्षा रहती है। संबंध बोधक के 8 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक और नेक्स्ट है पार्थक्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, समुच्चय बोधक को परिभाषा और भेद बताइए। समुच्चय बोधक, जो शब्द अव्ययों पदों जो है पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा गया है, जैसे और, एवं, की, अथवा, क्योंकि आदि। राम और श्याम मैदान में खेल रहे, इस वाक्य में और समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विषमयादि बोधक अव्यय की परिभाषा दीजिए और इसके भेद बताइए। देखिए, नेक्स्ट अगर देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन था इससे ऊपर 38 का, इसमें यहाँ पे इससे हमसे समुच्चय बोधक के भेद और इसके भेद और पूछे थे। तो इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विषमयादि बोधक अव्यय की परिभाषा और इसके भेद बताने हैं। तो देखिए, विषमयादि बोधक अव्यय के रूप में जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि मनोभावों के लिए प्रयुक्त होते हैं इन्हें घोतक अव्यय भी कहते हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक, विस्मयादि बोधक, घृणा बोधक, संबंध बोधक, भय बोधक तथा सूचना बोधक इसके क्या है, भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निपात का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निपात क्या है।
देखिए, निपात के बारे में आपको बताना है। अवयव की चर्चा करते समय कुछ विद्वान क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के साथ साथ निपात को भी अवयव मानते हैं। निपात की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जो अवयव किसी शब्द के बाद प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर देते हैं उसे निपात कहते हैं। भी, तो, तक, ही, मात्र आदि सभी क्या है, निपात है। जैसे मैं भी तो मर गया था, इस वाक्य में जो है भी तो दोनों क्या है, निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की जो शक्ति अर्थ का बोध कराते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसे शक्ति कहा है। एक परिभाषा के अनुसार शब्द जो कारण होता है जिस शक्ति द्वारा अर्थ की सिद्धि हो पाती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं, लक्ष्य शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं और व्यंजन शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्यंजना के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, काव्य के रस में व्यंग्य होता है और वाक्य के रस में व्यंग्य होता है, अभिधेय नहीं होता। कारण यह है कि रस ही वाक्य की आत्मा होती है। काव्य की रसात्मकता व्यंजना शक्ति में निवास करती है। अभिधा और लक्षणा शक्ति द्वारा केवल चमत्कार की सृष्टि सृष्टि ही हो सकती है, परंतु रस की सृष्टि व्यंजना द्वारा ही होता है। यही कारण है कि काव्य में व्यंजना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। व्यंजना में अर्थ और भी सूक्ष्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अलंकार से आपका क्या अभिप्राय है? शब्द और अर्थ की शोभा तथा सुंदरता बढ़ाने वाले गुणों व धर्मों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का अर्थ है सुंदरता का साधन। काव्य शरीर की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण भी है। धातु के अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अभिव्यक्ति सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा नहीं होते, अपितु काव्य के शरीर को सजाने वाले साधन है। अलंकार काव्य कला अथवा अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निबंधात्मक प्रश्न पत्र के दोष लिखिए। तो पहला है, यह परीक्षा रटने की प्रणाली को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है, अनुमान कार्य को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, इससे केवल छात्र की अभिव्यक्ति तथा लेखन कला का मूल्यांकन होता है, अन्य योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, यह परीक्षा पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न पत्रों के दोषों को ध्यान में रखते हुए लघुतरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्यवस्था की गई है। इसमें परीक्षा का प्रयोग शब्दार्थ, अर्थबोध, व्याकरण, अक्षर विन्यास तथा पाठ्य सामग्री की जांच के लिए आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के उत्तर निश्चित 1-2 शब्दों पर आधारित होते हैं। इसमें विद्यार्थी की लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता को छोड़कर अन्य कई योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कई प्रकार के सत्य असत्य प्रश्न जो है, जांच, व्यवस्थीकरण जांच तथा रिक्त स्थान पूरक संबंधी प्रश्न पत्र भी जो है पूरक संबंधी प्रश्न पत्र भी समाहित होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गुणों पर प्रकाश डालिए। तो पहला गुण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है, इस परीक्षा में छात्र के ज्ञान, बोध क्षमता, स्मरण शक्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है। तीसरा है, इस परीक्षा में विश्वसनीयता होती है। चौथा है, ये परीक्षाएं अधिक प्रामाणिक और वैध होती हैं। पांचवा है, ये परीक्षाएं रटने की प्रकृति को रोकती हैं। नेक्स्ट है, इन परीक्षाओं के अंक देने में सरलता एवं सुगमता होती है। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के क्या है, गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की त्रुटियों यानी कि गलतियों या कमियां बताएं। तो पहला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कारण विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करता बल्कि कुछ प्रश्न के उत्तरों का सहारा लेता है। वह गाइड के पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद कर लेता है। सेकंड है, इन परीक्षाओं से तर्क वितर्क का मूल्यांकन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, विचार संगठन एवं विचार प्रकाशन इन परीक्षा द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट है, इन परीक्षाओं में नकल की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लघुरात्मक प्रश्न पत्रों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लघु होते हैं, इनमें स्पष्टता का गुण विद्यमान होता है। इस प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न पत्र के दोष नहीं होते।
विद्यार्थियों को 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखने को कहा जाता है। इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, क्षमता तथा वाक्य रचना योग्यता का मूल्यांकन होता है। इस प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता होती है। यह प्रश्न पत्र तोता रटन प्रवृत्ति से मुक्त होता है। इसमें पाठ्य सामग्री के सभी पहलुओं को समाहित किया जाता है। इस प्रश्न पत्र के अंकन करने में सरलता व सुगमता होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कुछ प्रश्नों की बात करें तो जैसे कबीर की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आदर्श प्रश्न पत्र के गुण लिखिए। आदर्श प्रश्न पत्र विश्वसनीय, विषयानुकूल तथा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसके प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से लिए जाते हैं और विभिन्न परीक्षकों द्वारा अंकन करने पर मूल्यांकन में फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार का प्रश्न पत्र व्यापक भी होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तथा प्रश्नों का निर्माण विद्यार्थियों की भावनाओं, रुचियों तथा बौद्धिक स्तर के अनुसार बनाए जाते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और निश्चित होते हैं। परीक्षार्थी उनका कम समय में उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न विषयानुकूल होने के साथ साथ उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पत्र में सरल, औसत और कठिन सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र के प्रश्न अधिक वैज्ञानिक होते हैं। यही कारण है कि इनका परिणाम अधिक विश्वसनीय और उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, मौखिक परीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। जो प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं उन्हें मौखिक प्रश्न पत्र कहते हैं। छोटी कक्षाओं में मौखिक परीक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने लिखने की योग्यता का विकास करने के लिए मौखिक परीक्षा आवश्यक है। हम दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने से अधिक कार्य सुनने बोलने में करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। जीवन में भाषा के मौखिक रूप को अधिक प्रयोग होता है। मौखिक परीक्षा में अध्यापक छात्रों में होने वाले मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों तथा दिए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कर लेता है और एक एक छात्र से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर देने के ढंग के आधार पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निबंधात्मक परीक्षा पत्र के गुण लिखिए। पहला है निबंधात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक के पाठ पर आधारित होते हैं। दूसरा है कहानी, निबंध, कविता आदि के बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है निबंधात्मक परीक्षा से विद्यार्थियों की विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है इनके विद्यार्थी में लिखित अभिव्यक्ति की विशेष शैलियों का ज्ञान विकसित होता है। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग के मूल्यांकन के लिए ये भी परीक्षाएं आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, आदर्श प्रश्न पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदर्श प्रश्न पत्र वह होता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन होता है। प्राचीन परीक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण पर बल दिया गया। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रश्न पत्र विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ, विभेदीकरण में सक्षम, व्यवहारिक, विषयानुकूल, वैज्ञानिक, रोचक तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, अंक योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदर्श प्रश्न पत्र बनाने से पूर्व ही अंकों का निर्धारण हो जाना चाहिए। यदि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंकों का उल्लेख किया जाए तो वह अधिक उचित होगा। विषय सामग्री, अभिव्यक्ति कौशल तथा भाषा शैली के लिए अलग अलग अंक निर्धारित होने चाहिए। अंक योजना का उचित निर्धारण ही प्रश्न पत्र को सफल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्रश्न पत्रों का विश्लेषण नामक सोपान पर टिप्पणी लिखिए। जिस परीक्षक ने आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण किया उसे स्वयं अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र विश्लेषण भी करना चाहिए। ऐसा करने से आदर्श प्रश्न पत्र की त्रुटियां दूर हो जाती हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से संबंधित है अथवा नहीं। विश्लेषण के फलस्वरूप परीक्षक समय रहते अपनी भूल का सुधार भी कर सकता है। आदर्श प्रश्न पत्र का विकास करने में सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, निबंधात्मक प्रश्न पत्र के गुणों पर प्रकाश डालिए। निबंधात्मक परीक्षा से विद्यार्थी की विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। इससे विद्यार्थी में लिखित अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान विकसित होता है। भाषा के शुद्ध प्रभावशाली प्रयोग के मूल्यांकन के लिए भी ये परीक्षा आवश्यक है। इससे विद्यार्थी के विचार संगठित करने की योग्यता का विकास होता है। एक विद्यार्थी ने विचारों को अभिव्यक्त करने में कितनी योग्यता प्राप्त कर ली है इसकी जांच भी निबंधात्मक परीक्षाओं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, अधिगम का अर्थ एवं जो है स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। यह शब्द अधि उपसर्ग तथा गम धातु से जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है प्राप्ति, पहुंच, गति तथा ज्ञान। अधिगम सामग्री से यह अभिप्राय वे साधन या उपकरण है जो शिक्षण में सहायक हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन उपकरणों व साधनों से शिक्षण में सहायता मिलती है उसे अधिगम
सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अधिगम सामग्री का महत्व क्या है। अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। इससे अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध होती है। दृश्य व श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने से जो है अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी होता है। हिंदी भाषा के शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से हम अधिगम का सरल, सहज, स्पष्ट और जो है प्रभावशाली बना सकते हैं। ये उपकरण हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने में सहायता करते हैं। बच्चे अधिगम सामग्री के प्रयोग के कारण शिक्षण में अधिक रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा दीजिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे क्रोन के अनुसार, क्रोन ने क्या कहा है, पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है। यह पाठ्य पुस्तक का संकलित रूप है। इसमें कई अध्याय होते हैं जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। नेक्स्ट है कार्लटन गुड के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, एक सुनिश्चित पाठ चर्चा के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में एक सुनिश्चित शिक्षा स्तर पर प्रयोग करने के लिए एक सुनिश्चित विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं। होलक्वेस्ट के अनुसार, होलक्वेस्ट ने क्या कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। नेक्स्ट है हैरो के अनुसार, हैरोलिकर ने क्या कहा कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभव, भावों, विचारों का संचय का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं। पहला है, पाठ्य पुस्तक में किसी भी एक विषय के संबंध में सूचनाएं, तथ्य, जानकारी आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक उस विषय के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु दी जाती है उसे एक निश्चित क्रम प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पाठ योजना क्या है। शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए पाठ योजना बनाना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की सार्थकता तथा छात्रों के हित का ध्यान में रखकर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय या पाठ्य वस्तु को छोटी इकाइयों में बांट लेता है। कक्षा में वह इन इकाइयों को उनके लिए निर्धारित अवधि में पढ़ाता है। इस प्रकार पढ़ाने के लिए वह विषय वस्तु की जिस रूपरेखा को तैयार करता है वह पाठ योजना कहलाती है। भावी शिक्षकों को उनके शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान पाठ योजना को लिखित रूप में तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की अनेक परिभाषाएं हैं। जैसे एलियन ने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं समय की दृष्टि से एक लघु पैमाने को आयोजित शिक्षण है। BM मोर के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, छात्रों व शिक्षक शिक्षण क्रियाओं वाली वास्तविक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट बात करें MM ललिता के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी एक संप्रत्यय को कम छात्रों को कम समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो पहला है, यह केवल शिक्षक को प्रशिक्षण देने की विधि है, न कि विषय सामग्री को पढ़ाने का माध्यम। नेक्स्ट है, इसमें सामान्य शिक्षण के समय उभरने वाली जटिलताओं को दूर करके शिक्षण को सुगम व प्रभावशाली बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें एक समय में एक विषय ही केवल एक इकाई को ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कक्ष में छात्रों की कम संख्या यानी कि 5 से 7 तक की अपेक्षित है। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षण की अवधि भी अत्यंत सीमित 5 से 7 मिनट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, पुनर्बलन कौशल क्या है, जिसको बोलते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या था, पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल द्वारा शिक्षण को सरल, प्रभावशाली और रुचिकर बनाया जाता है। इसलिए पुनर्बलन कौशल का शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कौशल में अध्यापक को अनेक युक्तियों, विधियों का सहयोग लेना पड़ता है। इस कौशल का शिक्षण में प्रयोग करने के लिए यदि कोई छात्र या छात्रा अध्यापक के प्रश्नों का उचित उत्तर देता है तो अध्यापक उस छात्रा के उत्तरों को सराहना और प्रशंसा करता है। इससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है और छात्र अध्यापन में खूब रुचि लेता है। इससे छात्रों को अपने उत्तरों के सही और गलत होने का पता चल जाता है। यदि अध्यापक उनकी सराहना या प्रशंसा नहीं करता है तो छात्र अध्ययन में रुचि नहीं लेते। अध्यापक प्रशंसा करने के लिए शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं।
शिक्षक जो है जिन शब्दों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही पुनर्बलन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सकारात्मक प्रबलन क्या है। देखिए, सकारात्मक प्रबलन के माध्यम से विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है। सकारात्मक प्रबलन में अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अत्यंत शिष्टता का व्यवहार करता है, जिससे विद्यार्थी शिक्षण में अधिक से अधिक सक्रिय होकर भाग लेते हैं। वे शिक्षण में अधिक रुचि लेते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा सही और ठीक उत्तर देने पर उनकी खूब सराहना करता है। शिक्षक की सराहना संबंधी शब्दावली को सुनकर छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं व कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे वे भविष्य में भी अध्यापक के प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रबलन क्या है। तो नकारात्मक प्रबलन द्वारा विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रबलन में शिक्षक छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे विद्यार्थी अवांछनीय उत्तर देने का साहस न करें। प्रश्न का गलत उत्तर मिलने पर छात्र जो अध्यापक छात्रों के साथ सुंदर व्यवहार करें, उसे अपने स्थान पर बैठने के लिए कहें। वह विद्यार्थी को समझा सकता है, ऐसा नहीं नकारात्मक ढंग से अपना सिर हिलाकर नकारात्मक संकेत करता है। ये नहीं, ऐसा नहीं आदि संकेत नकारात्मक प्रबलन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।